लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बेसिक स्टेटमेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन किया था, उसके सेंटेंसेस के टाइप्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने कनेक्टिव्स स्टार्ट किए थे। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव्स यूज होते हैं। तो टोटल 5 कनेक्टिव्स है, उसमें से 4 कनेक्टिव्स अपन ऑलरेडी देखे हैं। फर्स्ट कनेक्टिव था कंजंक्शन, उसको बोलते हैं हम एंड मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में अगर एंड यूज किया होता है तो उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन। सेकंड कनेक्टिव था डिसजंक्शन, मतलब और होता है। थर्ड कनेक्टिव था नॉट नेगेशन और फोर्थ वाला कनेक्टिव था इंप्लीकेशन। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि और एक कनेक्टिव बचा है डबल इंप्लीकेशन, और उसे हम बोलते हैं बाय कंडीशनल। तो वो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और उसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस थ्योरी पार्ट में जो भी बेस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वाला फिफ्थ वाला कनेक्टिव देखते हैं हम, डबल इंप्लीकेशन। इसे हम बाय कंडीशनल भी बोलते हैं, बाय कंडीशनल। और इसका जो फॉर्म है, मतलब पहले स्टेटमेंट P लिखो, उसके बाद में तो उसमें हम डेफिनेशन में लिखने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंबल लिखते तो उसका सिंबल कैसा है। इंप्लीकेशन को सिर्फ हम एरो बता देते, मतलब इंप्लाइज बोलते थे। ये डबल इंप्लीकेशन है, इसलिए इसको दोनों साइड में एरो करो, मतलब इसे हम रीड करते हैं डबल इंप्लाइज। इसे हम बोलते हैं डबल इंप्लाइज। तो देखो इसमें हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देखी कि P and Q are two simple statements। देन मैं फिर से डेफिनेशन लिख के देता हूं। इफ P and Q are two simple statements, okay, then P if and only if Q, ये जो फॉर्म है इंप्लीकेशन में कौन सा फॉर्म था, इफ P then Q, ये इंप्लीकेशन वाला फॉर्म है। तो डबल इंप्लीकेशन में कौन सा फॉर्म है, P if and only if Q। अगर ये फॉर्म है तो इसे हम बोलते हैं इज कॉल्ड डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशन। डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल, and it is denoted by P double implies Q and read as P double implies, तो इसे हम P double implies Q ऐसे रीड करते हैं। तो लास्ट 4 कनेक्टिव्स में हमने हर कनेक्टिव का ट्रूथ टेबल भी देखा था। तो जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न आपको देते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट देते हैं, तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट की अगर हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है तो उस स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट में जो भी कनेक्टिव्स यूज किए लाइक एंड है और है, नॉट है, इंप्लीकेशन है, डबल इंप्लीकेशन, तो उन सबका ट्रूथ टेबल हमें पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी जो 4 कनेक्टिव्स हुए हैं उनका ट्रूथ टेबल हमें पता है। मैं फिर से अगर इसके बाद में फिर से आपको रिवाइज करके दूंगा कि कौन से ट्रूथ टेबल में, कौन से कनेक्टिव में क्या हमें ध्यान में रखना है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं हम। पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एंगल इज राइट एंगल इफ एंड only if it is of measure 90 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पे if and only if यूज किया है, मतलब ये कनेक्टिव है। उसके पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा है एंगल इज राइट एंगल, बीच में if and only if यूज किया है, और उसके बाद में फिर से एक स्टेटमेंट लिखा है it is of measure 90 डिग्री। मतलब दो स्टेटमेंट्स के बीच में हमने इफ एंड ओनली इफ यूज किया है। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे डबल इंप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसका भी हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसके ट्रूथ टेबल में क्या ध्यान में रखना है, ट्रूथ टेबल हमने दो स्टेटमेंट लिए P and Q, तो हमें पता है अगर दो स्टेटमेंट लेते हैं हम डबल इंप्लीकेशन का ट्रूथ टेबल देख रहे हैं। मैंने आपको बोला है ट्रूथ टेबल जब हमने टॉपिक लिया था, अगर दो स्टेटमेंट में है तो
3 स्टेटमेंट है तो 8 रोज आते हैं, एक ही स्टेटमेंट है तो सिर्फ 2 रोज आते हैं, उसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दिया है। अगर 2 स्टेटमेंट है तो 4 रोज आते हैं, तो उसका हाफ होता है 2, तो 2 ट्रू आएंगे 2 फॉल्स आएंगे, इसके बाद में एक ट्रू आने वाला है, एक फॉल्स आने वाला है, एक ट्रू आने वाला है, एक फॉल्स आने वाला है। तो जैसे अभी हमने लास्ट 4 कनेक्टिव्स में देखा है कि कौन से कनेक्टिव में क्या रहेगा, इसमें क्या करना है, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ही ट्रू लेना है। क्या बोला मैंने, अगर दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ही ट्रू लो, बाकी सब फॉल्स लो। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू सेम है, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू ले लो। नीचे अगर देखा तो दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू सेम है मतलब फॉल्स है, तो भी हमें ट्रू लेना है, बाकी सब फॉल्स लेना है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू सेम है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, तो ट्रू लेना है, बाकी सब ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स लेना है। देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू ले लिया, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू लिया, यहाँ पे बचे हुए 2 कंडीशंस पे हमें फॉल्स लेना है। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू लो, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू लो, बाकी सब फॉल्स लेने। तो मैं फिर से आपको कनेक्टिव्स रिपीट करके देखता हूं, इसके बाद में हमें इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो देखना है। मैं आपको कनेक्टिव्स पहले एक्सप्लेन करके देता हूं कि कौन से कनेक्टिव में हमें क्या ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वाला कनेक्टिव हमने देखा था कंजंक्शन, उसको बोलते हैं हम एंड। उसके ट्रूथ टेबल में हम क्या ध्यान में रखते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ही ट्रू लेना है, बाकी सब फॉल्स लेना है। सेकंड कनेक्टिव था और, उसे बोलते हैं हम डिसजंक्शन। उसके ट्रूथ टेबल में हमें क्या ध्यान में रखना है कि दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ही फॉल्स लेना है, बाकी सब ट्रू लेना है। थर्ड वाला था नॉट, मतलब कैसे नेगेशन लेना है स्टेटमेंट को, मैंने बताया था। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स आता है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू आता है। ठीक है। फोर्थ वाला कनेक्टिव था इंप्लीकेशन। तो इंप्लीकेशन में क्या ध्यान में रखना है, अगर पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही फॉल्स लेना है, बाकी सब ट्रू लेने हैं। और लास्ट वाला कनेक्टिव है डबल इंप्लीकेशन। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि दोनों ट्रू है तो भी ट्रू लो, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू लो, बाकी सब फॉल्स है। तो इसके बाद में हम इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज बेस्ड है 1.1 वो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। मैंने आपको जब स्टेटमेंट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक पे 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई भी आपको सेंटेंसेस दिए होंगे तो उनमें से स्टेटमेंट, और मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट और सेंटेंस दोनों में डिफरेंस है। स्टेटमेंट क्या होता है कि ऐसा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट अ टाइम। मतलब एक तो एक ट्रू होगा या फॉल्स होगा, पर दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि ये क्या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसा होगा, आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस दिए होंगे और आपको पूछेंगे, नहीं तो एक भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा सेंटेंस होंगे, एक भी हो सकता है, और पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू स्टेट करो, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाइड इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें लिखनी है। तो पहला सेंटेंस दिया है, सेंटेंस बोलेंगे पहले हम, उसके बाद में स्टेटमेंट है या नहीं हम डिसाइड करेंगे। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। तो अपने 10th तक नंबर्स इसकी पढ़ाए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट है कि हमें बता रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। पर हमें पता है कि रियल नंबर्स में सब नंबर्स आते हैं, मतलब फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, सब नंबर्स, मतलब नंबर लाइन जो है उसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। पर होल नंबर्स में 0 से लेकर इंफिनिटी तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, उसमें फ्रैक्शन नंबर्स नहीं, सिर्फ पॉजिटिव 0 से लेकर इंफिनिटी तक इतने ही नंबर आते हैं। और रियल नंबर्स में नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक नंबर्स आते हैं। मतलब यहाँ पे गलत दिया है, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो हमें डिक्लेयर करा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, पर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ऐसा होता कि ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर तो ये सही था, पर यहाँ पे आपको दिया है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये गलत है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, which is false, ठीक है। हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाला स्टेटमेंट है और उसके वो फॉल्स है, therefore
its truth value is f। मैंने ट्रूथ वैल्यू आपको पता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू t होती है, स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू f होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 + 4 = 13। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वहां पे आपको दिया है कि 5 + 4 = 13 होता है। हमें पता है कि 5 + 4 = 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है 13, मतलब हमें कुछ तो भी डिक्लेयर कर रहा है, पर ये गलत है। अगर यहाँ पे 9 होता तो इसकी ट्रूथ वैल्यू t होती है, पर यहाँ पे 13 दिया, मतलब ये वाला स्टेटमेंट है, पर इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज लिखना है, इट इज अ स्टेटमेंट। सेम यहाँ पे लिखना है आपको, इट इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore its truth value is f। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी स्टेटमेंट सेंटेंस देखते हैं, x - 3 = 14। x - 3 = 14। अभी हमें डिसाइड करना है कि ये वाला स्टेटमेंट है या नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर मैंने x की वैल्यू 17 ले ली, x की वैल्यू अगर 17 ली तो 17 - 3 = 14 मिलता है। अगर x की वैल्यू अदर देन 17 ली तो इक्वल टू 14 नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, अगर x की वैल्यू 17 ली तो ट्रू है, अगर x की वैल्यू अदर देन 17 ली तो फॉल्स है। मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे तो लास्ट वाला था ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस किसे बोलते हैं? अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन और सिचुएशन अगर ट्रूथ वैल्यू वेरी होती है, चेंज होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। मतलब कुछ कंडीशन के लिए वो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, कुछ कंडीशन के लिए उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। और मैंने आपको नोट लिख के दिया था कि ओपन एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। मतलब ये वाला ओपन सेंटेंस है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, इसकी ट्रूथ वैल्यू हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखो, इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement, it is not a statement। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेंटेंस देते हैं, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। फिर से हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव। तो सेकंड वाला जो था इंपेरेटिव, मतलब उसमें हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव बोलते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते। अगर इस वाले सेंटेंस को देखा, सेंटेंस बोलेंगे इसको हम, प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, इट इज एन imperative sentence, therefore it is not a statement। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मैथमेटिक्स पसंद है या नहीं। फिर से ये इंटरोगेटिव, मतलब जो लास्ट वाला थर्ड वाला टाइप देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, उस पे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते। तो ये होता है, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, therefore it is not a statement। लास्ट वाला देखते हैं, the sun sets in the west, the sun sets in the west। ये वाला स्टेटमेंट सही है, the sun rises in the east and sets in the west। तो ये वाला सही है, स्टेटमेंट है, हमें बता रहा है कि sun sets in the west, ये सही है और स्टेटमेंट है, therefore यहाँ पे लिखना है it is a statement which is true, which is true, therefore its truth value is e। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि सेंटेंसेस दिए थे हमने हमें
और हमें पहचानना था कि वो स्टेटमेंट्स है या नहीं, अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखा है हमने, अभी इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, मतलब आपको स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में दिया है, इसको इस स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर कनेक्टिव से कनेक्ट किया है तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये वाला स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है जो वर्बल फॉर्म है, तो इसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पे ये वाला कनेक्टिव, फर्स्ट वाला कनेक्टिव मैंने आपको बताया था कंजंक्शन मतलब एंड, यहां से लेकर यहां तक एक स्टेटमेंट है, बीच में एंड यूज किया, और यहां से लेकर यहां तक दूसरा वाला स्टेटमेंट है, मतलब दो स्टेटमेंट्स के बीच में यहाँ पे एंड यूज किया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था जब स्टेटमेंट की डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय पी क्यू आर, तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को P से डिनोट करता हूं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट को मैं Q से डिनोट करता हूं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ओके, तो अभी इसका मुझे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखो यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है जिसको मैंने P से डिनोट किया, तो P आ गया। एंड है, एंड का सिंबल हमें पता है, ये होगा एंड का सिंबल, और उसके बाद में सेकेंड वाला स्टेटमेंट दिया है जिसे हमने Q से डिनोट किया, तो ये आ गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब इसे बोलते हैं हम वर्बल फॉर्म। कभी कभी आपको P और Q स्टेटमेंट दे देते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं और उसे हमें वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इसका उल्टा भी देते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्बल टू सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना था, कभी कभी सिंबॉलिक टू वर्बल भी कन्वर्ट करते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो इस स्टेटमेंट में एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। तो इसको पहले हम मराठी में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या है इसमें देखते हैं। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्टूस मतलब क्या है कि एंगल एक्यूट पण नाही आणि ऑब्टूस पण नाही, आणि एंगल एक्यूट पण नाही आणि देखो क्या यूज कर रहा हूं मैं, आणि, और ऑब्टूस भी नहीं है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया है नाइदर और नॉर दिया है, मतलब यहाँ पे नॉर है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि और यूज करना है, नॉर इसका मतलब एंड यूज करना है। तो इसको पहले जो भी स्टेटमेंट है पॉजिटिव कंसीडर करो, मैं P स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा हूं, एंगल इज एक्यूट, और Q सेकेंड वाला स्टेटमेंट कंसीडर करो, एंगल इज ऑब्टूस। तो स्टेटमेंट में हमें नाइदर नॉर दिया मतलब क्या है, नेगेटिव दिया है, तो इसका निगेशन लो, यहाँ पे दिया है एंगल इज नाइदर एक्यूट, इसका मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट, तो इसका निगेशन लेना पड़ेगा, निगेशन P इज इक्वल एंगल इज नॉट एक्यूट, और निगेशन Q क्या होगा, एंगल इज नॉट ऑब्टूस। तो देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सिंबॉलिक फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल हा एक्यूट पण नाही आणि ऑब्टूस पण नाही, म्हणजे एंड यूज केला है। तो निगेशन P एंड निगेशन Q, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें वर्बल फॉर्म में स्टेटमेंट दिया था, तो इस वर्बल फॉर्म को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये बचे हुए दो स्टेटमेंट जो है, तो आप वीडियो पॉज करो, इसका स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं आपको करके देता हूं। तो देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90। तो हमने कनेक्टिव्स पढ़े, 5 टाइप्स के कनेक्टिव मैंने बताया था। तो फोर्थ वाला लास्ट वीडियो में जो हमने फोर्थ वाला कनेक्टिव देखा था, इफ देन वाला, तो यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में क्या दिया, इफ, उसके बाद में एक स्टेटमेंट दिया है यहां से लेकर यहां तक, और उसके बाद में देन दिया है,
और उसके बाद में एक सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो लास्ट वाला फोर्थ वाला कनेक्टिव देखा था इफ देन इम्प्लीकेशन, तो उसका फॉर्म क्या था, इफ P then Q, इफ P then Q, इसको बोलते हैं हम इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पे वही टाइप दिया है, इफ स्टेटमेंट P देन स्टेटमेंट, तो मैंने पहले वाले स्टेटमेंट को P बोल दिया, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P। सेकंड वाले स्टेटमेंट को Q बोल दिया, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ देन फॉर्म है, तो इफ देन में हम सिंबल कौन सा यूज करते हैं, एरो, इसको बोलते हैं हम इंप्लाइज। तो इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P implies Q। ओके, आई होप आपने बराबर किया होगा, आपको मैंने टाइम दिया था करने के लिए। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक कनेक्टिव लिया था जो आखिरी वाला था, इफ एंड ओनली इफ, उसका फॉर्म था और उसे बोलते हैं हम डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशन। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था, अगर P स्टेटमेंट दिया है उसके बाद में इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद में अगर Q स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं हम बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। तो देखो इस एग्जांपल में हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट दिया है P, मैंने उसको बोल दिया P स्टेटमेंट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। उसके बाद में इफ एंड ओनली इफ दिया है और शी रन्स फास्ट, बाद में सेकंड वाला स्टेटमेंट है शी रन्स फास्ट, मैंने उसे Q बोल दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एंड ओनली मतलब डबल इंप्लाइज है और उसके बाद में Q स्टेटमेंट दिया है शी रन्स फास्ट, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P डबल इंप्लाइज, ये हुआ इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लास्ट वाला कनेक्टिव पढ़ा, डबल इंप्लीकेशन वाला, उसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि आपको अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस दिए थे, तो हमें चेक करना था कि स्टेटमेंट है या नहीं, अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें स्टेट करनी थी। और सेकंड एग्जांपल हमने देखा कि वर्बल फॉर्म में स्टेटमेंट्स, आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए थे, उनको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो इस एक्सरसाइज में 3 एग्जांपल्स और बचे हुए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। अगर आपको इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।